Good morning, students. So we will be proceeding with chapter 4, that is India's external relationship. In the previous video, what we have discussed about India's foreign policy, how we opted NAM, how we were able to maintain distance with both the camps, how we have developed Afro-Asian unity. So these all things we have discussed, and what is the role of Pandit Nehru in making and finalizing India's foreign policy. These all things we have discussed. So moving further, what we will be doing, moving further, we will be today discussing चाइना एंड इंडिया, इनके रिलेशनशिप के बारे में हम बात करेंगे। और कब से शुरू करेंगे हम बात? 1947 से टिल डेट 2020 तक व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी आर शेयरिंग, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब व्हेन वी टॉक अबाउट चाइना एंड इंडिया रिलेशनशिप, तो चाइना एंड इंडिया रिलेशनशिप दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंडो-सीनो या सीनो-इंडो रिलेशंस या इंडियन चाइनीज रिलेशनशिप। जब भी हम इंडो-सीनो की बात कर रहे हैं या इंडियन चाइनीज रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो बात चाइना और इंडिया के आपस के एटीट्यूड की हो रही है। लेकिन ऐसा क्यों बोला जाता है? इसीलिए बोला जाता है बिकॉज सीनो-इंडो रिलेशनशिप दे रेफर्स टू द bilateral relationship between China and India. Although the relationship has been cordial, there have been बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, border disputes थे, लेकिन the modern relationship जो है हमारी, उसकी beginning हम कब से मानते हैं? 1950 से, when India was among the first countries to end the formal ties with the Republic of China. ताइवान जो था वो खत्म कर दी इन्होंने। हम सेकेंड कंट्री थे, फर्स्ट बर्मा था। एंड इट रिकॉग्नाइज द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एज द लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ मेनलैंड चाइना, है ना। वो जो ताइवान वगैरह का इशू था उसको खत्म करते हुए हम लोगों ने जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसको एक्सेप्ट किया। अब चाइना एंड इंडिया दे आर टू मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज, सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है ये। एंड दोनों की ही इकोनॉमिक कंडीशन की जब हम बात करें तो फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज हैं, विच इन्फ्लुएंस या इन दोनों कंट्रीज की जो इन्फ्लुएंस हैज इंक्रीज द सिग्निफिकेंस ऑफ देयर बायलैटरल रिलेशनशिप। इन दोनों ने ही अपनी इकोनॉमिक पावर को बढ़ाते हुए वर्ल्ड में जो है वो अपनी इकोनॉमी को आगे किया। किसने? इंडो-सीनो रिलेशनशिप की जब हम बात कर रहे होते हैं। आगे जब हम इस फेज में बात करते हैं तो व्हाट वी फाइंड आउट दैट कल्चरल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन चाइना एंड इंडिया दे डेट बैक टू एंशिएंट टाइम। ऐसा नहीं है, कुछ नया नहीं है कि 50 के बाद ही हम लोगों के बीच में रिलेशनशिप शुरू हुए। बहुत पहले से इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशनशिप है। बिगिनिंग होती है सिल्क रोड से। सिल्क रोड एक्चुअली एंशिएंट टाइम में इसको बोला जाता था सिल्क दर्रा वैली है, जिसमें से निकल के सिल्क चाइना से इंडिया आता था और यहां से जो कुछ उन्हें ले जाना होता था वो ले जाते थे। सो दैट इज वाई ये जो है ये सिल्क रोड के नाम से जाने लगा। वहां से क्यों ऐसा क्यों होने लगा? क्योंकि जो सिल्क रोड है, सिल्क रोड नॉट ओनली सर्व एज अ मेजर ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बट इट ऑल्सो क्रेडिटेड फॉर फैसिलिटेटिंग द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म फ्रॉम इंडिया टू ईस्ट एशिया। तो ये दोनों ही चीजें जो हैं हम देखते हैं इंपॉर्टेंट है सिल्क रोड की जब हम बात कर रहे होते हैं तब। इसलिए सिल्क रोड की इंपॉर्टेंस जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आगे जब हम देखते हैं दैट ड्यूरिंग 19th सेंचुरी हम क्या पाते हैं दैट
China's growing trade with the British East India Company, it triggered the first and second opium wars, opium अफीम, उनकी wars का रीजन बनाइए. During the World War II, British occupied India and China both and played a crucial role in halting the progress of Imperial of Japan. अब ये पास्ट में जाके जब हम देखते हैं तो हम सारी चीजों को जब कोरिलेट करते हैं तो हम देखते हैं ब्रिटिशर्स ने ना खाली इंडिया की ग्रोथ है उसको कंट्रोल में किया, इसी के साथ साथ उसने चाइना और जापान के बढ़ते कदमों को भी रोका. नाउ relations between contemporary China and India, they have been characterized by border disputes resulting in three main military conflicts. 3 मेजर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो हुई. कब हुई? 1962 में. सबसे पहला फर्स्ट वॉर जो हुई हमारी चाइना के साथ वो होती है 1962 में. इसके बाद 1967 में 5 साल के बाद ही, जिसको हम चोला इंसिडेंट के नाम से जानते हैं, वो प्रॉब्लम खड़ी होती है. इसके बाद 1987 में हम देखते हैं इंडो सीनो इंडियन स्क्रिमिश प्रॉब्लम जो है वो निकल के आती है. एंड इन अर्ली 2017 ईयर में हम क्या देखते हैं, द 2 कंट्रीज जो है दे क्लैश एट द डोकलाम प्लेट्यू, जिसका मेजर कॉन्फ्लिक्ट आज कंटेम्पररी टुडेज पॉलिटिक्स में हमको देखने को मिलता है. डोकलाम प्लेट्यू में के साथ साथ और कहां पे, अलोंग विद डोकलाम प्लेट्यू द डिस्प्यूट ऑफ इंडिया एंड भूटान बॉर्डर, ये दोनों चीजें जो प्रॉब्लम रेज हुई वो हुई 2017 में. तो हम देखते हैं 4 बार, चौथा प्रॉब्लम अभी तक चल ही रहा है, सॉल्व नहीं हुआ है. तो ये मेजर प्रॉब्लम्स थी जो आज तक हम लोगों ने चाइना के साथ फेस करी. आगे जब हम देखते हैं, चलते हैं, तो हम क्या देखते हैं, that however since the late 1980 both countries have successfully rebuilt diplomatic as well as economic ties. अब ये जो हम इन चारों वॉर्स की बात कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट इनके साथ साथ हम क्या देखते हैं, हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस जो हैं वो ऐसे साथ में चलते चले जा रहे हैं. 2008 में चाइना बिकम इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड द 2 countries have also extended their strategic and military relations. Apart from trade and commerce, there are some other areas of mutual interest जिनमें हम देखते हैं चाइना एंड इंडिया हैव बीन कोऑपरेटिंग ऑफ लेट. तो 2 चीजें निकल के सामने आ रही हैं. देखो, एक तरफ हम देखते हैं कि इकोनॉमिकली चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और मिलिट्री एरा पे डिस्प्यूट है, जो बॉर्डर डिस्प्यूट है हमारा, वो एज इट इज है. अब आगे जब हम देखते हैं, एक करीम लश्कर, राजुअल करीम लश्कर हुए हैं, एक स्कॉलर हुए हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के. उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि करंटली द 2 countries आर कोऑपरेटिंग on a range of international like trade, climate change, reform of global financial order, among others to promote common interest. वो कहते हैं सारी चीजों पर जो है ये एक है. एक तरफ से ये पॉजिटिव एस्पेक्ट जा रहा है, दूसरी तरफ से जब हम बॉर्डर इश्यूज पे देखते हैं तो ये जो 3 वॉर्स हुई इनको कैसे भी भुलाया नहीं जा सकता. तो क्या निकल के सामने आ रहा है? निकल के सामने आ रहा है कि भैया ना तो हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और ना हम बहुत अच्छे दुश्मन हैं. दोनों ही चीजें जो है हमारी क्लियर नहीं. क्या मूविंग फर्दर, डिस्पाइट ग्रोइंग इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक टाइज, देयर आर अ लॉट ऑफ हर्डल्स फॉर इंडिया एंड द PRC टू ओवरकम. नाउ इंडिया फेसेस trade imbalance heavily in favor of China.
एक्सपोर्ट की जब हम बात करते हैं इंडिया के, तो बहुत कम परसेंटाइल है जो हम चाइना को बेच पा रहे हैं। और ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट इंपोर्ट, तो हम क्या देखते हैं, दुनिया भर की चीजें जो है वो इंपोर्ट हो रही है इस वक्त चाइना से। फिर हमारे वॉर के हालात है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, करंट में आपने पढ़ा होगा। अब हमें क्या करना चाहिए, है ना। अब जब हम आज हम इस सिचुएशन में खड़े हैं कि अगर इंडिया ट्रेडिंग बंद कर देता है, सारा इंपोर्ट जो माल हम कर रहे हैं चाइना से उसको बंद कर देते हैं, तो चाइना अपने आप खत्म हो जाएगा। हम ये नहीं कह सकते that we will be able to ruin China 100%, but definitely that will be a big loss for China to bear and to come up. यही चीज बार बार जो हमारे फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं वो लोग बता रहे हैं कि चाइना के साथ ट्रेडिंग में फायदा चाइना का हो रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है। So additionally, India remains wary about Chinese strong strategic bilateral relationship with Pakistan। एक और प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं वो चाइना के साथ बहुत अच्छे हैं। अब पाकिस्तान दो चीजें हैं इसमें। पाकिस्तान की मदद चाइना क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर वो इंडिया पे अटैक करता है तो चाइना जो पाकिस्तान है वो उसकी हेल्प कर सकता है। बाकी पाकिस्तान की हालत तो वैसे ये नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। लेकिन अगर चाइना अटैक करता है हम पर, तो पाकिस्तान जरूर करेगा। तो डिप्लोमेटिक फायदे होंगे चाइना को उससे। क्या भाई, हमारी फौज जो है, हमारी इंडियन आर्मी है, ऑब्वियसली दो पार्ट एक जगह कॉन्सेंट्रेट करने के बजाय हम दो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करेंगे तो बॉर्डराइज तो हम रहेंगे। और चाइना ने ग्रेजुअली पाकिस्तान के बहुत बड़े लैंडमार्क पर अपने पैर पसार दिए हैं, जो कि अभी पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा, चाइना ने हमेशा हमारे साथ नाटक किया है भाईबंदी का, लेकिन कभी भी उन रिलेशनशिप को निभाया नहीं। अभी देखो, इन जून 2012 चाइना स्टेटेड इट्स पोजीशन दैट Sino-Indian tie could be the most important bilateral partnership of the century. That month, June 2012 में Wen Jiabao, the Premier of China, and Manmohan Singh, the Prime Minister of India, they set to a goal to increase the trade between the two countries to US $100 billion। 12 में डिसाइड किया था कि 15 तक 3 साल में वो जो ट्रेडिंग है उसको $100 मिलियन और ज्यादा बढ़ा देंगे। लेकिन इंडियन एनालिस्ट ये बार बार कह रहे हैं कि भैया हमारा फायदा नहीं हो रहा है, चाइना का फायदा हो रहा है। इंडिया क्या है, पीस लविंग कंट्री है। इंडिया को लगता है कि अगर इन सारी चीजों से ठीक ठाक मैटर चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो चलने दो। अब इस बायलैटरल ट्रेड में that is happening or going on between India and China, it touched $89.6 billion in 2017-18, with the trade deficit widening to $62.9 billion US। और ये चाइनीज फेवर में है। हमने कितना किया भाई, 89.6 2017-18 में क्या हुआ, देखो ग्राफ से समझो इसको। 2017 और 18 का हम दोनों के बीच में जो ट्रेडिंग हुई, जब उसका एस्पेक्ट हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, टोटल ट्रेडिंग कितने की हुई, 89.6 किस चीज की, 89.6 US डॉलर बिलियन US डॉलर की ट्रेडिंग होती है हमारे बीच में। और इसमें इस 89.6 में से चाइना का प्रॉफिट कितना रहता है, चाइना का प्रॉफिट इस सब में से रहता है 84.6 बिलियन
$, तो हमारा परसेंटाइल कितना है? 5%। अगर हम 100 रुपए का लेन देन करते हैं तो 95 हम चाइना को दे रहे हैं, 5% का फायदा मिल रहा है, तो हम तो नुकसान देंगे, चाइना को ही फायदा हो रहा है। इस ग्राफ को समझने के बाद तो यही चीज जो है वो क्लियर हो रही है हमको। चलो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हिस्ट्री में चलते हैं थोड़ा सा, इंडिया चाइना रिलेशनशिप के बाद। 1 अक्टूबर 1949 को द पीपल लिबरेशन आर्मी दे डिफीटेड द नेशनल पार्टी and on 17th August 1947 India became Federal Democratic Republic after its constitution came into effect on 26th January 1950। अब जवाहरलाल नेहरू जो हैं based his vision of uniting Asia on friendship between the two largest states of Asia। उनका विजन क्या था? इज विजन ऑफ एन इंटरनेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी गवर्न बाय द एथिक्स ऑफ पंचशील। बहुत बड़ा हमने साइन किया था उनके साथ। अब पंचशील क्या था? 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यही था, विच इज इनिशियली बिलीव्ड वाज शेयर्ड बाय चाइना। अब जब पंचशील साइन किया था नेहरू जी ने, तो क्या था उसमें? ये था कि हम एक दूसरे की सोवर्चुनिटी को मेंटेन करेंगे, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस करेंगे, एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की कदर करेंगे। लेकिन चाइना ने एक भी इनमें से नहीं माना। अब क्लियरली तिब्बत जो है वो बिल्कुल एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्चुअल प्रॉब्लम के रूप में निकल के सामने आ जाता है। ट्रेडिशनली इट हैज बीन सर्व्ड एज अ बफर जोन एंड वेयर इंडिया बिलीव्ड इट हैड इनहर्टेड स्पेशल प्रिविलेज फ्रॉम ब्रिटिश राज। तो ये हम दोनों के बीच में पहला प्रॉब्लम था। अब यहाँ 1950s के एरा में जब हम चलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चेयरमैन माओ जेडोंग थे उस वक्त। ही व्यूड तिब्बत एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना। वो कहते थे कि ये चाइना का पार्ट है। तो अब द प्रोसीडिंग गवर्नमेंट ऑफ चाइना अंडर चियांग काई शेक, they also claimed Tibet as Chinese territory, however was unable to reassert control। कंट्रोल नहीं कर पा रहे क्योंकि तिब्बत के जो लोग थे वो इसके अगेंस्ट में थे, इसीलिए वो इसको नहीं कर पा रहे थे। यहां हम क्या देखते हैं कि तिब्बत का कंट्रोल, तिब्बतियन बुद्धिज्म जो है, दलाई लामा सब कुछ करा करते थे, उनको वहां से भगा दिया गया। उन्होंने क्या करा? वो इंडिया में आकर उन्होंने शरण मांगी। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, वहीं से आज तक भी वो वहां का कोएग्जिस्टेंस देख रहे हैं। अब चाइना क्या कहता है? चाइना का कहना यह है कि अगर दलाई लामा की हेल्प ना की होती इंडिया ने तो शायद आज ये जो प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स निकल के सामने नहीं आती। खैर 1954 में फिर हम क्या देखते हैं कि India and the China they signed an 8-year agreement on Tibet and become the 5 principles of पंचशील, जिसको हम कहते हैं। 1954 में तिब्बत को लेके हमने पंचशील एग्रीमेंट जो है वो साइन किया। Although critics call the पंचशील as Neville and Nehru calculated the India's best guarantee of security was to establish a psychological buffer zone in place of lost physical buffer to Tibet। हालांकि बाद में यह डिसीजन गलती प्रूव हुआ, लेकिन when we talk about political decisions तो बाद में जाके पता चलता है कि the decision that was being taken at that time वो डिसीजन सही था या वो डिसीजन गलत था। तो इस तरह से हमारे बीच में जो है वो रिलेशनशिप निकल के आते हैं। अब 60s के एरा में हम क्या देखते हैं? बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रही हैं हमारी। बॉर्डर डिस्प्यूट्स दे रिजल्टेड इन अ शॉर्ट बॉर्डर वॉर बिटवीन चाइना एंड इंडिया 20th अक्टूबर 62। कब शुरू हुई है? 20th अक्टूबर 62 को वॉर टर्न आउट हो जाती है। नाउ द बॉर्डर क्लैश रिजल्टेड इन डिफीट ऑफ इंडिया as China pushed the Indian forces within 48 kilometers of Assam
प्लेन्स इन द नॉर्थ ईस्ट। अब 1962 में हम लोग हारे थे। इट ऑल्सो ऑक्यूपाइड स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स इन द स्काई चीन एंड डैमचौक रीजन्स ऑफ लद्दाख। वहां आगे तक चाइनीज बढ़ गए थे, वो वहां तक रहे। आज भी स्काई चीन जो है वो चाइना के कब्जे में है। नाउ बिफोर डिक्लेयरिंग unilateral ceasefire on 21st November, it claimed that it withdrew to 20 kilometers behind its contended line of control. India disagreed with the claim. वॉर खत्म हुई 62 इंडिया की हार के साथ। तब चाइना ने बोला हम 48 किलोमीटर आगे घुस गए, 20 किलोमीटर का एरिया खाली करेंगे। इंडिया वॉज डिसएग्री हो गई, अभी अपनी जगह कौन छोड़ेगा। तो तब से इंडिया और इनके बीच में डिप्लोमेटिक टॉक्स एंड ये सब चल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या देखते हैं, हमारा स्काई चीन वाला जो पार्ट है वो अभी भी उनके ही पास है। यहां से द रिलेशनशिप बिटवीन चाइना एंड इंडिया डिटरॉयटेड ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ 1960s एंड 1970 के एरिया में। यहां हम देखते हैं चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप इंप्रूव हुए, सीनो सोवियत रिलेशनशिप खराब हुए, क्योंकि यूएसएसआर हमेशा ही इंडिया का साथ देता है। अब 65 में जब हमारी वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ, तब चाइना ने पाकिस्तान की बहुत ज्यादा मदद की थी। बिटवीन 1967 टू 1971 an all-weather road was being built across the territories claimed by India, linking China. तो ये मतलब इस तरह की जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोगों के बीच में चल रही थी। 67 में क्या हुआ देखो, इन लेट 1967 there were two more conflicts between India and China forces at the consented border। कहां पे, ये सिक्किम में हुआ आपकी बात। The first conflict was dubbed this Nathula incident and the other was Chola incident। ये दो इंसिडेंट नोट हुए। नाथुला इंसिडेंट क्या था, सितंबर 1967 में चाइनीज एंड इंडियन फोर्सेस दे क्लैश्ड एट नाथुला, स्पॉट है नाथुला। On 11 September, Chinese troops they opened fire on a detachment of Indian soldiers tasked with protecting an engineering company that was fencing the north shoulder of Nathula। तो इंडियन आर्मी तो अपनी जो सीमा है उसको कवर कर रही थी फेंसिंग से, और इन्होंने चाइनीज सोल्जर्स ने आकर एकदम से उस पर अटैक कर दिया। दिस एस्केलेटेड ओवर दिस शॉर्ट वॉर जो 5 दिन तक चली, और बहुत आर्टिलरी मोटार फायर इंडिया और चाइनीज फोर्सेस के बीच में हुई। 62 इंडियन सोल्जर्स वर बीइंग किल्ड। 62 सोल्जर्स का हमको नुकसान हुआ जब हम 1967 के हमारे इंसिडेंट की बात करते हैं। Soon after they clashed again in the Chola incident। 1 October 1967 को चोला इंसिडेंट होता है हमारा। Some Indians and Chinese soldiers they had an argument over the control of the border at the Chola outpost in Sikkim, जो कि प्रोटेक्टेड एरिया था इंडिया का। अब triggering the fight, the war escalated to a mortar war and heavy machine guns। इन सबका इन्वॉल्वमेंट उसमें हुआ था। On 10th October, both sides again exhausted heavy fire, while Indian forces would sustain 88 troops killed in action, with another 163 troops wounded। फिर नुकसान हुआ था इंडिया का भी। चाइना ने इससे भी ज्यादा कैजुअलिटी सफर की थी। अब ओपनली तो वहां कोई चीज आती नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे नाथुला में, और 200 से ज्यादा घायल हुए थे। दोनों जगह पे नाथुला पोस्ट और चोला पोस्ट, दोनों पोस्ट में मिलाकर 300 मारे गए थे और 200 से ज्यादा घायल हुए थे। तो दिस इज हाउ हमारा जो 1967 वाला प्रॉब्लमेटिक एरा था वो इनके साथ खत्म होता है। अब इन 71 में एक और प्रॉब्लम आई। In August 71, India signed a treaty of peace and friendship and cooperation with Soviet Union। अब यहाँ चाइना को क्या लगता है कि इनके रिलेशनशिप यूएसएसआर के साथ ज्यादा अच्छे हो रहे हैं, तो दिसंबर में, अगस्त में हमने साइन करी, दिसंबर में चाइना और पाकिस्तान ने इस तरह की एक ट्रीटी
कंफर्म करी सिर्फ इंडिया पर मेंटल प्रेशर बनाने के लिए, है ना। तो इस तरह से भूटान को लेकर, कश्मीर को लेकर और हम सिक्किम बॉर्डर को लेकर, कैलाश मानसरोवर इसको लेकर बहुत सारी इश्यूज हम लोगों के इसमें होते रहे, लेकिन फिर भी एनुअल पिलग्रिमेज के लिए मानसरोवर का रास्ता जो है वो हमेशा ही खुला रहता है ना, हमेशा ही वो रास्ता ओपन रहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हम लोगों के बीच में, चाइना और इंडिया के बीच में देखने और सुनने को मिलती है। अब इसी फेज में हम आगे चलते हैं तो इंडिया की पॉलिटिक्स पर भी चाइनीज कम्युनिस्ट का बहुत असर पड़ा। जो सीनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट हुई थी उससे इंडियन अपोजिशन भी इफेक्ट होता है। कैसे इफेक्ट होता है? इंडिया के सोवियत यूनियन के साथ रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं और चाइना के साथ रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं। इसकी वजह से द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई जो है इनके डिफरेंसेस में निकल के सामने आते हैं और ये भी दो गुट में बढ़ जाती हैं। एक वो कम्युनिस्ट है जो कि चाइना के साथ है और दूसरे कौन है जो रशिया के साथ है। अब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 64 में स्प्लिट हो जाती है और सीपीआई-एम बन जाती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट बन के सामने आ जाती है। और जो दूसरी है वो कॉमन सीपीआई, वो चाइना के साइड की रह जाती है और मार्क्सिस्ट वो है जो सोवियत यूनियन के साथ हमारा उसको बनाते हैं। अब द वॉर विद चाइना अलर्टेड द इंडियन लीडरशिप टू maintain a very strong army over the northeast region of India, क्योंकि ये जो रीजन था एट दैट टाइम काफी आइसोलेटेड भी था एंड वॉज एक्सट्रीमली अंडर डेवलप्ड, क्योंकि हमें ही आजाद हुए 13-14 साल हुए थे उस वक्त। तो अभी तो जो इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम चल रही थी, पॉलिटिकल यूनिटी की प्रॉब्लम चल रही थी, ग्राउंड में जो है मैदानी इलाके जो है उनमें डेवलपमेंट हो रहा था। तो ये पता चला कि भाई नागालैंड एंड ऑल इनका इन्होंने जब स्टेटहुड दिया ही था अपना, मणिपुर और त्रिपुरा के साथ हमारा एक्सेशन जो है वो साइन ही हो रहा था यूनियन टेरिटरी के साथ। तो बहुत ज्यादा क्रूशियल जो चीज है वो इंडिया और चाइना वॉर में वो हमारे सामने हमें दिखती है या समझ में आती है। सो ये जो सारी कहानी थी, ये कहानी थी हमारी चाइना के साथ। अभी तक भी हम देखते हैं कि इंडिया के रिलेशनशिप जो है चाइना के साथ दे आर नॉट गुड एट ऑल। दूसरा हमारा मेजर पड़ोसी, हमारा मेजर दुश्मन कौन है? पाकिस्तान। So now we will be discussing about India and Pakistan. इंडिया और पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो हम साथ साथ इंडिपेंडेंट हुए, एक ही दिन का आगा पीछा था। तो 14 को हुए, हम 15 को हो जाते हैं। हमारे देश में ही दरार नहीं पड़ी थी, हम लोगों के दिल में भी दरार पड़ गई थी। हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट जो है हम देखते हैं बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। पाकिस्तान के साथ जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है वो एक्चुअली पार्टीशन के साथ साथ ही शुरू हो जाता है। दूसरा मेजर पॉइंट उसमें आता है कश्मीर इशू। अब कश्मीर इशू की जब हम बात करते हैं तो हम फिर से 2 नेशन थ्योरी पे आ जाते हैं। दैट वाज मेड बाय ब्रिटिशर्स। वो क्या कहते हैं? ब्रिटिशर्स ने 2 नेशन, इंडिया की आजादी से पहले 2 नेशन थ्योरी बनाई, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इंडिया को। हिंदुओं के लिए बन गया हिंदुस्तान और मुस्लिम के लिए बन गया पाकिस्तान। अब इसके साथ एक और गेम उन्होंने हमारे साथ खेला। वो क्या गेम खेला? दैट
the people who want to go to Pakistan, they can go there. Muslims can go there. Hindus from there can come back here. And moreover, they have freed all the kings, जो रियासतें they have occupied, they make them free, that on their part they are free either to join India or Pakistan, or they can declare themselves as an independent nation. तो बहुत बड़ी चाल ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ खेली। अब खैर आज जिस यूनाइटेड इंडिया का नक्शा हम देखते हैं, क्रेडिट गोज टू सरदार पटेल, उन्होंने इसको किया। अब कश्मीर का इशू रह गया। कैसे रह गया? कश्मीर के जो किंग थे वो चाहते थे कि इंडिया में भी नहीं मिले और पाकिस्तान में नहीं मिले, इंडिपेंडेंट कंट्री खुद को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। अब कंपोजिशन हम देखें कश्मीर का, तो व्हाट वी सी that king is Hindu but majority of people are Muslims. So being Muslims in majority, Pakistan wanted to claim Kashmir as a part of Pakistan, because this was only the key of this two nation theory. यही था ना टू नेशन थ्योरी में कि जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वो पाकिस्तान बन जाएंगे। सो मेजॉरिटी मुस्लिम्स की थी। खैर, लेकिन कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, उन्होंने तो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। अब क्या हुआ, पाकिस्तानी ट्रूप्स ने अटैक कर दिया उनको कि भाई बाय देयर ओन विल एंड विश, तो वो नहीं हमारी टेरिटरी में इंक्लूड हो रहे हैं, तो हम क्या करें, इसके लिए अटैक कर दिया उनके ऊपर। जब उनके ऊपर अटैक कर दिया तब हम क्या देखते हैं कि हरि सिंह जो थे वो डर गए और ही हैड स्पोकन टू सरदार पटेल एंड सरेंडर्ड टू इंडिया। सरदार पटेल ऑल्सो प्लेड अ पॉइंट कि डेफिनेटली वी विल बी हेल्पिंग यू आउट हरि सिंह जी, बट आप क्या करोगे, इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया और ये बता दिया कि इनका इंडिया का विलय जो है वो कश्मीर का विलय इंडिया में हो जाएगा, हम वो इंडिया में मिलना चाहते हैं। सो पाकिस्तान को ये लगता है कि अगर उस वक्त इंडिया उनकी हेल्प के लिए आगे नहीं आता तो आज कश्मीर उनका होता। सो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इशू दोनों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में निकल के सामने आता है। इन्हीं इश्यूज को लेकर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कभी भी हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो पाए, बिकॉज द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट डिड नॉट प्रिवेंट कोऑपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। अदर देन दैट ऐसा नहीं है, हम दोनों के बीच में कुछ ट्रीटीज भी साइन हुई हैं, जैसे लॉन्ग डिस्प्यूट ऑफ शेयरिंग ऑफ वाटर गंगा जो है इंडस, वो सेवा तो पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई नेहरू के बीच में और जनरल अयूब खान 1960 में ये ट्रीटी साइन हुई। डिस्पाइट ऑल अप एंड डाउन्स इन इंडो पाक रिलेशनशिप, दिस ट्रीटी हैड वर्कड वेल। कितनी प्रॉब्लम्स आई दोनों के बीच में, कितनी वॉर हुई, टेररिज्म का कितना बड़ा इशू हुआ, लेकिन अभी कुछ आज तक भी ऑफिशियली इस ट्रीटी को साइन नहीं किया गया। अब जाके नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो पाकिस्तान अननेसेसरीली टेररिज्म क्रिएट कर रहा है तो हम इंडस का पानी उनको नहीं देंगे, वो पानी हम वहीं रोक देंगे, हम इस ट्रीटी को रिवोल्यूट कर देंगे। बाकी हम देखते हैं ये ट्रीटी अब तक ठीक चली और हमारे और पाकिस्तान के बीच में आज तक कभी कुछ ठीक नहीं चला है। अब मोर सीरियस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी इन दो हमारे और पाकिस्तान के बीच में हुए। ये कब कब हुए? 1965 में हुआ। सबसे पहला जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमारा 1965 में हुआ।
1965 में लाल बहादुर शास्त्री जो हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। पाकिस्तान ने अटैक कर दिया रन ऑफ कच्छ, गुजरात साइड में रन ऑफ कच्छ है, वहां से पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। और दिस वॉज फॉलोड बाय अ बिगर ऑफेंस इन जम्मू एंड कश्मीर इन अगस्त और सितंबर में। पाकिस्तानी रूलर्स ये क्या होप कर रहे थे कि जो लोकल पॉपुलेशन है कश्मीर की, क्योंकि वो मुस्लिम हैं, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया की मदद करेंगे, इंडियन ट्रूप्स की मदद नहीं करेंगे और हम लोगों की मदद करेंगे। इधर पंजाब बॉर्डर पे भी हम देखते हैं काफी रफल टप्पल हम लोगों का चलता रहता है। लेकिन 65 वॉर में हमने क्या करा, 65 वॉर में इंडिया ने इतनी बढ़िया धूल चटाई पाकिस्तान को कि हमारी आर्मीज लाहौर तक पहुंच गई। खैर, जो होस्टाइल्स थे, दिस केम टू एन एंड विद यूएन इंटरवेंशन, यूनाइटेड नेशन के बीच बचाव के बाद इसको खत्म कर दिया गया था। और जो हमारे देन प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान, उन्होंने ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया था। अब ताशकंद एग्रीमेंट जो है, इसकी मध्यस्थता किसने की थी? यूएसएसआर ने की थी जनवरी 1966। दो इंडिया could inflict considerable military loss on Pakistan in 1965 that added to the India's already ruined economic system। 65 में ऐसा नहीं है कि चलो हमारी फोर्सेस ने बहुत अच्छा करा, उनको बहुत बढ़िया से पहुंचा दिया लाहौर तक, लेकिन हमें भी बहुत इकोनॉमिक लॉस हुआ था। और ये इस ताशकंद समझौते के दौरान ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी जो डेथ है वो हुई थी। इसके बाद 65 के बाद हमारा जो कन्फ्लिक्ट हुआ, वो कन्फ्लिक्ट हुआ हमारा, पहला तो हम देखते हैं 1965 में हुआ जिसमें कि इंडिया विनर रहा। दूसरा रहा हमारा 1971 बांग्लादेश वॉर, जिसको कि बांग्लादेश वॉर के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश क्राइसिस क्या थे? देखो, पाकिस्तान दो पार्ट्स में बना था, ईस्ट पाकिस्तान